Start recording. A very good morning to all of you. आज गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आज मेजरमेंट इवैल्यूएशन एंड स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन की क्लास में हम लोग एफ टेस्ट या एनोवा की ही बात को आगे करेंगे। कल हम लोगों ने देख लिया था बेसिकली कि एनोवा क्या होता है, एनोवा किन परिस्थितियों में यूज किया जाता है, एनोवा की क्या एजम्पशंस होते हैं, और फर्दर उन्होंने ये देखा था कि किसी भी एनोवा पर बेस्ड अगर कोई आपके पास अगर आपको कोई टेस्टिंग करनी है एनोवा के थ्रू, तो उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से लास्ट स्टेप तक, सेकंड लास्ट स्टेप तक हम लोग पहुंच गए थे। अब आज से हम लोग उसके आगे की बात करते हैं। मैं आप सभी के साथ अपना प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ। एक बार हल्का सा बस रिवीजन कर लेते हैं कि अगर आपको एनोवा टेस्ट, आपको कोई डेटा दे रखा है और आपको एनोवा इस पे अप्लाई करना है, तो क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप होगा हमेशा की तरह जैसे हम लोग करते हैं, नल हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी। उसके बाद करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला ये दे रखा है। इसको अभी हम देखो न्यूमेरिकल्स के थ्रू बहुत आराम से करेंगे तो आपको बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या सब कैलकुलेट किया जाता है। कोरिलेशन फैक्टर के बाद टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर्स, और उसके बाद हम लोग करते हैं विद इन सम ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, फिर डिफरेंट जो आपके सम ऑफ स्क्वायर्स है उनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखा था हमने कि मीन सम ऑफ स्क्वायर्स क्या होते हैं, उनकी वैल्यूज कैलकुलेट की थी, क्योंकि एफ वैल्यू जो आपका है वो बेसिकली रेशियो है आपका मीन ऑफ स्क्वायर बिटवीन मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स और विद इन मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स का। तो यहाँ से आप वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं एमएसएस की, और एफ वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं इन दोनों को डिवाइड करके। एमएसएसबी को एमएसएसडब्ल्यू से डिवाइड करेंगे तो आपकी एफ वैल्यू आ जाएगी। ये एफ की जो वैल्यू होगी, एफ की वो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी। फिर हम लोग क्या करते हैं, हमेशा की तरह एफ टेबल को इस्तेमाल करेंगे। 1 सेकेंड आप लोग रुक जाओ, एक 1 सेकेंड। आप सभी को मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि एफ टेबल कैसे होती है देखने में। देखिए आप लोग को थोड़ा सा उसमें पता चले, थोड़ा सा इसमें देखना पड़ता है। हाँ, तो यहाँ हमने देखा कि एफ वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, मीन ऑफ सम स्क्वायर्स बिटवीन और मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन। जब हम इन दोनों को डिवाइड कर देते तो हमें कैलकुलेटेड वैल्यू एफ की ज्ञात हो जाती है। अब हमेशा की तरह जैसे हमने टी टेस्ट में देखा था कि एक हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू आती है और दूसरी हमें टेबल के थ्रू सर्च करनी पड़ती है। तो जो एफ टेस्ट की टेबल होती है उसको देखने के लिए आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ कि एफ टेबल कैसी होती है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर,
एफ टेबल आपकी दे रखी है, जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं। 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के आधार पे हम लोग एफ टेबल को एफ की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी जो फर्स्ट यहाँ DF1 देख रहे होंगे आप लोग, DF1 मतलब जो आपकी जब भी हम लोग वो न्यूमेरिकल करेंगे उसमें जो फर्स्ट होता है आपका वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, और जो नेक्स्ट वाली होती है उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो आपकी वैल्यूज आई 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आई है आपकी 3, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आई है आपकी 25। ठीक है, तो हम इसको कैसे देखेंगे, जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, आप डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आपकी जो है वो 3 है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 जो आपकी 25 है, तो 3 को आप नीचे देखते जाओगे और जहां पर 25 आएगा वहां पर हम इसको रोक देंगे। तो आप देख सकते होगे 3 और 25 पे जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 4.6755। तो एफ की टेबुलेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, जो मैंने अभी बताया, जब आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 और 25 है, तो उस केस में आपका जो एफ वैल्यू है, टेबुलेटेड वैल्यू जो है वो हो जाएगी 4.6755। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने क्या किया, टेबुलेटेड वैल्यू देख ली, आपने टेबुलेटेड वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और कैलकुलेटेड वैल्यू आपने फॉर्मूले से निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को चेक करते हैं ना, इन्फेरेंस पे पहुंचते हैं कि क्या करना है नल हाइपोथेसिस के साथ, उसको एक्सेप्ट करना है या उसको रिटेन करना है। तो उस केस में भी हम लोग हमेशा टी टेस्ट की तरह ही करेंगे। अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो टेबुलेटेड वैल्यू से, यानी जो वैल्यू उन्होंने टेबुलेटेड में इससे फाइंड की है उससे ज्यादा या उसके बराबर है, तो उस केस में क्या होगा, एफ वैल्यू सिग्निफिकेंट होगी, और हम लोग क्या करेंगे, एच नॉट को या नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से ज्यादा आती है, जैसे कैलकुलेटेड वैल्यू आई है आपकी 5, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 5 आई है, और आपकी टेबुलेटेड वैल्यू आई है 4.3, तो इस केस में क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी टेबुलेटेड से ज्यादा है, क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 4.3। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो आपकी एफ वैल्यू आपने कैलकुलेट की वो सिग्निफिकेंट है, और इसीलिए हम लोग नल हाइपोथेसिस को वहां पर रिजेक्ट कर देते हैं। अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू मान लो आई है 5, ठीक, और टेबुलेटेड वैल्यू भी 5 आई है, ठीक है, कभी कभी हो सकता है ना, इक्वल भी हो सकता है, तो उस केस में भी क्या होगा, एफ वैल्यू जो होगी वो सिग्निफिकेंट होगी, और हम लोग क्या करेंगे, उसको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर टेबुलेटेड वैल्यू ज्यादा आती है, जैसे मान लो टेबुलेटेड वैल्यू आपकी आई है 4.3 और कैलकुलेटेड वैल्यू आई है 3.8, ठीक है, तो इस केस में हम देख रहे हैं कि कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी छोटी है टेबुलेटेड वैल्यू से, तो उस केस में एफ की वैल्यू जो हम कैलकुलेट की वो इनसिग्निफिकेंट होती है, असार्थक होती है, और इसलिए हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस या शून्य परिकल्पना को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गया कैसे किस तरह से हम इन्फेरेंसेस पे पहुंचते हैं। अब वैसे ही जैसे हमने टी टेस्ट में समरी टेबल बनाई थी, वैसे ही हम इस केस में भी, एनोवा के केस में भी समरी बनाते हैं एनोवा की, तो उसमें भी आप जैसे देख सकते हो, इसको ड्रॉ कर सकते हो, सोर्स ऑफ वेरिएंस। ठीक है, सोर्स ऑफ वेरिएंस में मतलब कि जो आपका जो डेविएशन है, ठीक है, डेविएशन को जो आप इसको वेरिएंस कहते हो, उसके कौन कौन के स्रोत हैं, तो बिटवीन यानी किन्हीं दो ग्रुप्स के बीच में, जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में क्या वेरिएंस है उसको यहाँ पर लिखते हैं, और एक ही ग्रुप के अंदर, एक ग्रुप के अंदर कितना वो है वेरिएंस, उसको हम कहते हैं विद इन, एक ही ग्रुप के अंदर, तो आपको उसको बोलते हैं विद इन। अब आप लोग पीछे देख एक बार रिकॉल करोगे, तो जो सोर्स ऑफ वेरिएंस जब बिटवीन होता है, जब हम लोग एस एस बी निकालते हैं, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, k-1, जैसे कि कल हमने शायद लिखवाया भी था आप लोग को। हाँ, एस एस बी की क्या होती है, k-1, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन ग्रुप्स, बिटवीन ग्रुप्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, k-1, जहां पर k आपका क्या होता है, नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो जो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 मैंने बात की थी, वो यही डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, k-1 आपकी क्या होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, और जो आपकी दूसरी होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होती है आपकी n-k, सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन, यानी कि n-k जितने टोटल है उसमें से आप जब उसको ग्रुप्स को घटा देते हैं तो जो भी वैल्यू आती है वो आपकी होती है n-k डिग्री ऑफ फ्रीडम 2।
तो हम लोग क्या करेंगे की तरह समरी जो बनाएंगे उसमें सोर्स ऑफ वेरिएंस को इस तरह से लिखेंगे कि बिटवीन वेरिएंस कितना है, विद इन वेरिएंस कितना है और टोटल वेरिएंस कितना है। ये तो हमारे वेरिएंसेस के सोर्सेज है। इन सभी की डिग्री ऑफ फ्रीडम्स निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूले आपको पता चल गए हैं, उनकी वैल्यूज यहाँ पर लिखोगे। फिर हमने सबके एसएसबी, एसएसडब्ल्यू, एसएसटी की वैल्यू कैलकुलेट की, उसको यहाँ पर लिखोगे। फिर मीन सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है। एफ वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, एमएसएसबी और एमएसएसडब्ल्यू का रेशियो होती है। तो उससे पहले आपको ज्ञात होना चाहिए कि मीन सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन और मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन की वैल्यूज क्या क्या है। तो आप दो वैल्यूज को यहाँ पर लिख दोगे। फिर इन दोनों को डिवाइड करके जो एफ की वैल्यू आएगी उसको हम इस कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट आपका है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आपने अपने डिसर्टेशन में जो भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को चुना है उसको आप यहाँ पर लिख दोगे। अब रिजल्ट में क्या लिखते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को देखकर और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को देखकर जो एफ वैल्यू आई है सिग्निफिकेंट है या नॉट सिग्निफिकेंट है उसको हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का काम खत्म होता है। जो आपका एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है वो बेसिकली क्या बताने की कोशिश करता है कि अगर 3 या 3 से अधिक ग्रुप हैं, ठीक है, और हमें क्या देखना है कि उन दोनों में, उन ग्रुप्स में क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है, केवल यही जांच हो पाती है। एनोवा आपको ये बताता है कि जो आपके 3 ग्रुप या 4 ग्रुप या 5 ग्रुप या 6 ग्रुप कितने भी ग्रुप्स हैं उनकी जो मीन से उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, वो इसको बताता है, ठीक। अब जैसे मान लो यहाँ पर एफ की वैल्यू सिग्निफिकेंट आ गई, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। और नल हाइपोथेसिस हमारी क्या बोलती है कि जितने भी ग्रुप्स में उनमें कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, ये रिजेक्ट होगी, यानी कि जो भी जितने भी ग्रुप्स हमें दिखाई दे रहे हैं उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन किन दो ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है उसके लिए हमें फिर से वापस जाना पड़ेगा टी टेस्ट की ओर, ठीक है। जैसे आपकी अभी हम लोग आगे देखेंगे न्यूमेरिकल में, अगर आपकी वैल्यू क्या आती है, सिग्निफिकेंट आ जाती है, इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनो। अगर आपकी वैल्यू क्या आती है, एफ वैल्यू सिग्निफिकेंट आ जाती है, तो इसका अर्थ ये होता है कि जो भी आपके ग्रुप्स जिनमें आप कंपैरिजन कर रहे हो उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ठीक। एनोवा सिर्फ ये बताता है कि अगर ग्रुप्स की संख्या 3 है, 3 से ज्यादा है, तो ग्रुप में जो डिफरेंस दिख रहा है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, यानी वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, सिर्फ वो इतना ही जवाब देगा आपका। लेकिन जो ये ग्रुप्स हैं, जैसे 3 ग्रुप्स हैं, ठीक है, इन तीनों ग्रुप में से किन 2 ग्रुप्स के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए फिर से हमें आना पड़ेगा टी टेस्ट की तरफ, ठीक। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आप सभी लोग आई होप ये नोट करते हुए चल रहे होंगे, आप लोग एक बार नोट कर लोगे तो ये आप लोग को हमेशा के लिए एक तरीके से याद भी हो जाएगा। और हमेशा इसी तरह से एग्जाम्स में या कभी भी आप आगे अपने फर्दर स्टूडेंट्स को भी पढ़ाओगे तो स्टेप वाइज ही हमेशा बना करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जैसे अब अगर यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इफ एफ वैल्यू सिग्निफिकेंट देन वी हैव टू प्रोसीड टू कैलकुलेट टी वैल्यू एंड फॉर दिस, जैसा कि हम सभी को पता है कि टी क्या होता है, किन्हीं 2 ग्रुप्स की जो मीन वैल्यूज है उनका डिफरेंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। जब आप एफ टेस्ट लगा रहे हो किसी डेटा पे, तो उस केस में जो सिग्मा डी होता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ वो क्या होता है, अंडर रूट MSSW, जो कि आप अभी आगे फर्दर कैलकुलेट कर चुके हो, प्रीवियसली कैलकुलेट कर चुके हो, अपॉन 1 अपॉन N1 प्लस 1 अपॉन N2। जिन 2 ग्रुप्स को आप ले रहे हो, जैसे ए बी सी 3 ग्रुप्स हैं, ठीक है, हमें चेक करना है सिग्निफिकेंट आ गया डिफरेंस की इन तीनों ग्रुप में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, लेकिन किन 2 ग्रुप्स में है या किन सभी में डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है वो हमें पता लगाना होता है। तो उसके लिए हम टी टेस्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जैसे ए और बी लेंगे, ठीक, बी और सी लेंगे, एक बार ए बी ग्रुप लेंगे, एक बार बी सी ग्रुप लेंगे, एक बार ए सी लेंगे, ठीक है। तो ये 3 ग्रुप्स बनेंगे, ठीक। इन तीनों ग्रुप्स के लिए जैसे तो आपने ए और बी लिया तो उसके ए की वैल्यू में एक जो वो है आपका ग्रुप है उसमें सैंपल साइज N1 होगा, जो बी ग्रुप है उसमें N2 होगा। इसी तरह जब बी और सी ले रहे हैं तो बी में सैंपल साइज कुछ और होगा, सेम भी हो सकता है लेकिन कुछ और भी हो सकता है, बी में N1 होगा,
सी में N2 होगा। तो इस तरह से आप ये जो वैल्यू कैलकुलेट करोगे सिग्मा डी की, वो कैसे करोगे, MSSW जो हमने पहले कैलकुलेट कर रखा है वो इंटू 1/N1 प्लस 1/N2। यहाँ पर N1 N2 क्या है आपके, जिन भी दो ग्रुप्स में आप कंपैरिजन करना चाह रहे हो, देखना चाह रहे हो कि इनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है, उनकी सैंपल साइजेस हैं ये। ठीक, यहाँ से आपको सिग्मा डी की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद आप टी वैल्यू कैलकुलेट करोगे। टी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जिन भी दो ग्रुप्स में आप सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखना चाह रहे हो, उनकी मीन्स को लोगे, उनको माइनस करोगे बड़े में से छोटे को, और उसको डिवाइड कर दोगे सिग्मा टी से। ठीक, फिर ये टी आपकी कैलकुलेटेड आ जाएगी। ठीक है, और फिर आप वैसा ही प्रोसीजर फॉलो करोगे जैसे कि हम लोग टी टेस्ट में करते थे। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में जो प्रोसीजर करते थे, टैबुलेटेड वैल्यू और फिर कंपैरिजन और फिर उनकी समरी। ठीक है, तो एनोवा टेस्ट थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन एनोवा टेस्ट में ये हेल्प हो जाती है कि वो हमें एक तरीके से गाइडेंस दे देता है कि जो ग्रुप्स आपके पास हैं 3 या 3 से ज्यादा, उनके बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। अगर हम एनोवा ना होता तो हमें क्या करना पड़ता, पेयर यूज करके टी टेस्ट की वैल्यू निकालनी पड़ती, टाइम वेस्ट होता। एनोवा क्या करता है, आपको बता देता है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको बढ़ने की जरूरत ही नहीं है आगे। ठीक है, तो आपको टी वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब वो कह रहा है कि डिफरेंस नहीं है तो कोई बात ही नहीं। लेकिन अगर एफ की वैल्यू सिग्निफिकेंट आ जाती है, उस केस में थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, क्योंकि फिर हमें क्या करना पड़ता है, ग्रुप्स के कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं दो दो के, और फिर फर्दर उसमें इसी तरह से जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर सिग्मा टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है और टी की वैल्यू, और फिर टी टेस्ट जैसे कि हम लोग इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट करते हैं, वैसे ही आप आगे का फर्दर प्रोसीजर यहाँ पर यूज करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपका एफ टेस्ट का थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल पार्ट। अभी तक जिसमें अगर यहाँ तक पढ़ाया है और उसमें कुछ भी आपको क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। यस मैम। हाँ बताइए। हाँ लक्ष्मी बताओ। मैम जैसे आपने बताया कि जो टेबल देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की, हाँ हाँ हाँ। तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम की सिर्फ दो ही वैल्यू को देख रहे हैं हम, दो ही वैल्यू के थ्रू हम निकाल रहे हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन में हम लोग तीन तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। हाँ, लेकिन हम यहाँ पर जो एनोवा में यूज किया जाता है वो आपका बिटवीन और विद इन को यूज किया जाता है। ठीक है मैम उसी के थ्रू हम लोग टेबल में देखेंगे वैल्यू। हाँ, क्योंकि जो आपका एफ टेबल, जैसे मैंने भी आपको ये आप देख लो, ये जो एफ टेबल है यहाँ पर क्या लिखा है, न्यूमरेटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और यहाँ पर लिखा है डिनोमिनेटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो यहाँ केवल 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के आधार पे ही एफ वैल्यू को यहाँ पर हमें यहाँ पर देखने में मदद मिलती है। तो हम लोग केवल 2 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम को यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, यस मैम, जैसे कि हमारा, हाँ बताइए बताइए अंजना बताइए। मैम जैसे कि वो हमारा था n-k और k-1, तो जैसे हमने 30 लिया है तो 30 में हमारा 27 आया, n-k और k-1। हाँ, अभी इसके लिए परेशान हो, अभी एक न्यूमेरिकल करते हैं, सब समझ में आ जाएगा। इसके अलावा किसी को नहीं भी मैम, प्रॉब्लम? इसी के अकॉर्डिंग बता रहे, जैसे आपने n-1 और प्लस 1 n2 लिखा है ना, उसी के अकॉर्डिंग बता रहे मैम। तो n1 और n2 क्या वही होगा? देखो n1 यहाँ पर जो भी मैंने और हाँ n1 n2 क्या है, n1 जैसे मान लो 2 ग्रुप्स हैं, ये आप पूछ रहे हो ना कि ना, यहाँ पर इस समय स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला पूछ रहे हो? यस मैम, यस मैम, जी जी ठीक है, जी, यस तो मैम। देखो जैसे मैंने बताया ना कि एफ टेस्ट आपका क्या करता है, बेसिकली ये बता देता है कि जो इतने ग्रुप्स हैं 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी ग्रुप्स हैं, इनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, वो ये बता देता है। लेकिन वो ये नहीं बताता है कि किन 2 ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। वो ये बता देता है कि इन ग्रुप्स में डिफरेंस है और वो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, लेकिन किन 2 ग्रुप्स के बीच में, जैसे 6 अगर ग्रुप्स है, उन 6 ग्रुप्स में से कौन ऐसे पेयर्स है जिनके बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ये वो नहीं बताता है। तो उस केस के लिए हमें फर्दर क्या करना पड़ता है, फिर से टी टेस्ट यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे टी टेस्ट में हमें पता है कि टी टेस्ट हमेशा 2 ही ग्रुप्स के बीच में हो सकता है। तो आप जब दो, जैसे मालूम मैंने बताया ना ए बी सी 3 ग्रुप्स हैं, आप क्या करोगे, जैसे ये आ गया ए बी सी 3 ग्रुप्स थे, आपने एनोवा अप्लाई किया और ये देखने में आया कि एफ की वैल्यू सिग्निफिकेंट है। ठीक, और इसीलिए
आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है, और इसका मतलब क्या है कि जो आपके तीनों ग्रुप से इनमें डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, अब किन पेयर्स में डिफरेंसेस हैं उसको एफ टेस्ट नहीं बताता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पेयर्स के बीच में डिफरेंस एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, उसके लिए टी, हमारे पास टी टेस्ट अवेलेबल है, तो फिर हम टी टेस्ट लगाएंगे। अब टी टेस्ट आप लोगों को पता है, टी टेस्ट क्या होता है, जो दो ग्रुप्स हैं, जैसे ए बी सी है, तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैं ए बी की टेस्टिंग कर रही हूँ, मैंने दो ग्रुप्स ले लिए, आप ए और सी को भी पहले ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी है तो इसमें कितने पेयर्स बन पाएंगे, ए बी हो जाएगा, ठीक है, बी सी हो जाएगा और ए सी हो जाएगा। ठीक है, ये 3 ग्रुप बनेंगे, आप सभी लोग देख सकते हो। तो अब जैसे हमने मान लो ए सी ग्रुप उठाया, पहले हम ए सी ग्रुप में चेक कर रहे हैं, तो क्या करोगे आप, ए का कुछ सैंपल साइज होगा, है ना जी, वैसे ही बी ग्रुप का कोई सैंपल साइज होगा। ठीक, तो यानी ए के, जैसे अगर ए का जो सैंपल साइज उसको हमने n1 मान लिया, और जो आपका बी का सैंपल साइज उसको n2 मान लिया। ठीक, तो अब क्या करोगे, स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करोगे। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या है, √MSSW इंटू 1/n1 प्लस n2। तो यहाँ n1 आप क्या रखोगे, ए का सैंपल साइज, n2 क्या रखोगे, सी का सैंपल साइज। ठीक है, MSSW की वैल्यू हम लोगों ने पीछे यहाँ पर कैलकुलेट करके रखी हुई है आपने, SSW अपॉन n माइनस के, तो इसको यहाँ से पुट कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी। जैसे हम लोग करते थे ना पिछली बार अपने टी टेस्ट में, डिफरेंट डिफरेंट केस के लिए सिग्मा डी की वैल्यू चेंज होती जाती है, तो आपने अगर एनोवा टेस्ट लगाया उसके बाद टी टेस्ट चेक कर रहे हैं, तो उसमें हम ये वाली वैल्यू लगाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया अंजना? ओके, यस मैम, ठीक, यस मैम। आ गया। अब सिग्मा डी की वैल्यू में हमारे पास पता है हमको, और दो जो ग्रुप्स हैं उनका मीन भी हमें पता है, तो हमने सिंपली यहाँ पे वैल्यू रख ली, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, टी की कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब जब किन्हीं दो ग्रुप्स के बीच में हम लोग सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखते हैं मीन का, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूज करते हैं। ठीक, तो उसमें भी आप जिस तरह से प्रोसीजर अप्लाई करते हो, जैसे आप क्या करोगे, टेबलेटेड वैल्यू देखोगे, तो टेबलेटेड वैल्यू देखने का तरीका क्या है, पहले सैंपल साइज देख लो दोनों के, n1 n2 के, अगर क्या है ज्यादा है तो आपकी पेट वही वैल्यू आपको जो याद होगी वो आप दोगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के आधार पे। ठीक, फिर दोनों में कंपैरिजन करोगे कि कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा है या कम है, अगर ज्यादा होती है टेबलेटेड से तो कह सकते हैं कि ए और सी में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तो यहीं पर आपका खत्म हो जाएगा काम। ठीक, अंजना समझ में आया? यस मैम, यस मैम। ठीक है, और किसी को क्वेरी तो थोड़ा सा भी थ्योरेटिकल में आप पूछ सकते हो, फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। मैम एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। मैं रिपीट करूंगी लेकिन न्यूमेरिकल के थ्रू, तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग बताएं, न्यूमेरिकल नोट करो, मैं न्यूमेरिकल आप शो कर रही हूँ। उदाहरण एक है, नीचे दिए गए समंकों के लिए प्रसरण विश्लेषण विधि का प्रयोग करके तीनों प्रतिदर्शों की तुलना कीजिए। यानी आपको तीन समूह दे रखे हैं, ए आ ब सा या ए बी सी बोल सकते हो। समूह ए में जो बच्चे हैं उनका कोई टेस्ट लिया गया होगा, उस पर उनके मार्क्स आए हैं 5, 10, 11, 6। समूह ब के 6, 9, 3, 2। समूह सा के मार्क्स आए हैं 9, 13, 15, 7। अब इन्होंने बोला है कि जो तीनों समूह हैं क्या इनकी तुलना करनी है आपको, यानी इनके बीच में देखना जो डिफरेंस है, कोई डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सिंपली ये देखना है। और इन्होंने विधि का नाम तो ऊपर दे ही रखा है, एनोवा। ठीक, तो सबसे पहले आपकी क्वेश्चन नोट करो, फिर हम लोग वन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हम्म, लग रही है इधर इधर रखिएगा जी, क्या रखिए आगे कह रही क्या रखिए, अभी आप क्या कह रही थी? महाराज बहुत गर्म है, यहाँ से तो ये गर्म ही गर्म हो जाएगा, बताओ आप, यहाँ से ये गर्म ही गर्म हो जाएगा। हवा पे वो थोड़ा उधर से लाइन से जाएगा, देखते चलिए। यस मैम, हो गया। हो गया, ये दरवाजे के पास रखना। निकलेंगे कैसे, निकलेंगे कैसे? नहीं वहाँ इसको एक ओपन कर देंगे, फिर दो शिफ्ट करने की, ठीक है कर दो बाहर, पानी भर रहा है अभी, जब कुछ नहीं होगा कर।
सबने न्यूमेरिकल नोट कर लिया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बोला गया, आपको समूह दे रखे हैं बस, ठीक है, 3 ग्रुप्स दे रखे हैं, उनकी तुलना आपको करनी है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा हमेशा की तरह नल हाइपोथेसिस बनाएंगे। आप सभी लोग नल हाइपोथेसिस लिखो, क्या होगी नल हाइपोथेसिस में? सिंपली नल हाइपोथेसिस आपको लिखवाई थी कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस अमंग ग्रुप्स। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे कि समूह अ ब स के मध्यमान अंक में कोई सार्थक अंतर नहीं है, या इस तरह से कि समूह अ ब स में समूह अ ब स के मध्यमान में कोई सार्थक अंतर नहीं है, या ये तीनों ग्रुप्स जो है आपस में क्या है, सेम है, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, या तीनों ग्रुप समान है। तो ये आपकी हो जाएगी नल हाइपोथेसिस। आप लोगों ने क्या बनाई मुझे बताओ? मैम ये हो सकता है मैम कि समूह आबास का हाँ, हाँ आलोक बताओ। हिस्सों में के मध्यमानों में सार्थक ठीक है, ठीक है। हम ये बता सकते हैं कि समूह आ बा सा के प्राप्तांकों के में कोई सार्थक अंतर नहीं है। ये कर सकते हैं, समूह अ ब स के समूह मध्यमान प्राप्तांकों के मध्य सार्थक अंतर नहीं है। यस मैम। ठीक है, तो सबसे पहले हमने नल हाइपोथेसिस बना ली। ठीक, अब इसके बाद आप लोग अपनी, अगर आप कॉपीज में आपने लिखा होगा तो आप लोग अगर देखो जाके, तो दूसरे स्टेप्स क्या होते हैं, करेक्शन फैक्टर। ठीक है, करेक्शन फैक्टर में मैंने बताया था ग्रैंड सम करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं और फिर इसको टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स से डिवाइड करते हैं। ठीक, तो अब क्या करेंगे, आप लोग इस तरह से टेबल बनाओगे, मैं भी शो करती हूँ। अच्छा करना इसको टेबल को आप कैसे बनाओगे, मैं बता रही हूँ, आप लोग क्या करो, अपने पेज, अपना जो आपका पेज है उसको 3 समूह है, 3 समूह में डिवाइड कर लो। समूह अ लिखो, उसके नीचे, ठीक है, समूह अ, समूह ब, समूह स, वो मैंने एक पिक ली थी, शायद वो यहाँ पर स्लाइड्स धोखे से डिलीट हो गई है। समूह अ, समूह ब, समूह स, 3 कॉलम बन जाएंगे। जैसे मैं कहते जा रही हूँ वैसे वैसे आप करते जाओ। कर लिया? यस मैम। ठीक, अब समूह अ के जो समूह अ है उसके स्कोर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे x1 से। x1 ऐसे आप देख लो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ नहीं लिखा है, जैसे x लिखा है ना, x के नीचे छोटा सा 1 लगा दो। ऐसे आपको लिख लो x1। समूह अ के जो स्कोर्स है उसको हम x1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समूह ब के स्कोर्स को हम लोग x2 से। ठीक, और ऐसे ही समूह स के स्कोर्स को हम क्या करेंगे x3 से, जैसे कल मैंने बताया था ना x1 x2 x3 अप टू xn, तो यहाँ n की वैल्यू 3 है, यानी 3 तक ही आपके ग्रुप्स हैं। तो आप क्या करो, समूह आ के स्कोर्स के नीचे लाइन वाले में ब्रैकेट में ऐसे लिख दो, एक मिनट, ऐसे x1, इसी तरह x2 और इसी तरह x3। ये थोड़ा सा कर्सर की वजह से थोड़ा हैंड राइटिंग सही नहीं आ रही, लेकिन आप तो समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहे हो? यस यस मैम। ठीक है, अब क्या करो, समूह आ में समूह आ के नीचे आपने x1 लिखा, अब उसके नीचे जितने भी स्कोर्स दे रखे हैं समूह आ में 5, 10, 11, 6, उसको
कॉलम में आप लिख लो, जैसे 5 फिर 10 फिर 11 फिर x, ठीक है। मैम इनको लिखने के बाद में जैसे कि जैसे ए समूह था तो मैंने लिखा मतलब इस 5 लिख लिया, 10 लिख लिया, 11 लिख लिया, 6। हाँ, उसको हमें वर्टिकल लिखना है, वर्टिकल। हाँ हाँ वर्टिकल लिख लिया, फिर इसको जोड़ देना है ना मैम, क्योंकि नहीं, अभी आप लोग बताए, बस जैसे मैं बताती जाऊंगी, फिर थोड़ा थोड़ा वैसा करो, थोड़ी, यस मैम। कि बहुत से बच्चे वैसे थोड़ा सा, ठीक। फिर x2 में आप लोगों ने लिख लिया होगा, जैसे यहाँ पर 6 लिख लिया, फिर 9 लिख लिया, ठीक, फिर 3 लिख लिया, 3 लिख लिया, फिर ऐसे ही करके 2 लिख लिया, फिर ऐसे ही x3 में आप लोग लिख लो 9 13 15 7, ठीक। यहां तक सारे बच्चों ने कर लिया? यस मैम। यस मैम। यस मैम, ठीक है। अब इसके बाद ग्रैंड सम स्क्वायर क्या मैंने बताया था, कि जितने भी स्कोर्स दे रखे हैं उनको सम करेंगे, ठीक है, और उसका स्क्वायर करेंगे। तो अब आप लोग क्या करो, जैसे आप लोगों ने जो ये टेबल बनाई हुई है, तो नीचे आप लोग लिखो उसी में, एक सेकेंड फिर से बताते हैं। जैसे आप लोगों ने x1 की वैल्यू, सॉरी एक मिनट, हाँ, जैसे आपने वैल्यूज लिखी है ना x1, ठीक है, उसके नीचे सारी वैल्यूज आपने लिख दी। अब सब नीचे सबसे लास्ट में आप लिखो ऐसे, समेशन x1, ठीक है। समेशन x1 मतलब समूह आ में जितने भी स्कोर्स आए हैं उनको प्लस करना है आपको। तो नीचे आप लोग लिखो समेशन x1, फिर इन सभी स्कोर्स को जोड़ दो, 5 10 11 और 6 को। समेशन x1 का मतलब है कि, ठीक है, सभी का 32 आ रहा है? यस मैम। ठीक है, ठीक। अब ऐसे ही आपका दूसरा ग्रुप है x2, ठीक है, इसमें भी आपके स्कोर्स दे रखे हैं 6 9 3 2। तो आप क्या करो, इन सबको प्लस कर दो, तो आपका आ जाएगा समेशन x2, ठीक। अब इसके बाद तीसरा ग्रुप लोगे, उसमें आ जाएगी वैल्यू आपकी समेशन x3 की, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने फॉर्मूले पे। हाँ, सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, ग्रैंड सम सॉरी करेक्शन फैक्टर निकालते हैं। तो करेक्शन फैक्टर के लिए वैल्यूज क्या होती हैं, हाँ, आप लोगों ने देखा ना ये ग्रैंड सम, तो यहाँ समेशन x लिखा हुआ है। समेशन x का मतलब है कि हर ग्रुप का इंडिविजुअल, जैसे समेशन x1 समेशन x2 समेशन x3, अब उसके ऊपर भी समेशन लगा हुआ है, यहाँ डबल समेशन है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने क्या किया, समूह अ के स्कोर्स को सम कर लिया, समूह ब के स्कोर को सम कर लिया, समूह स के स्कोर्स को सम कर लिया, ठीक। अब इन स्कोर्स जो समेशन आपका आया है उसको भी हमें क्या करना है, सम करना है। यानी कि अब हमें अ ब स के स्कोर्स को ओवरऑल प्लस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ डबल समेशन का मतलब सिंपली ये है कि पहले आप क्या करोगे, इंडिविजुअल ग्रुप्स के स्कोर्स को वो करोगे सम, फिर आप क्या करोगे, फिर सारे समूह आ के जो टोटल स्कोर आया, समूह बा का जो टोटल स्कोर आया, जो समूह सा का टोटल स्कोर आया, उन सभी को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। मैं आपको अभी लिख के भी दिखा दे रही हूँ एक बार। इसको करेंगे ऐसे, जो आपका ग्रैंड सम होता है उसमें क्या करेंगे, समेशन x1 प्लस समेशन x2 प्लस समेशन x3,
है, समेशन x3। तो ग्रैंड सम आपका क्या होता है, हर ग्रुप का जो टोटल सम स्क्वायर है, यानी यहाँ समेशन x1, समेशन x2 और समेशन x3। अब इनको भी आप ऐड ऑन कर दो। यहाँ तक समझ में आया कि ग्रैंड सम का मतलब क्या है? ठीक, यस मैम। इतना हो गया, ठीक है। तो करेक्शन फैक्टर में आपको कैसे निकालना है, ग्रैंड सम की वैल्यू हमने निकाली। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया ना कि डबल समेशन एक्स का मतलब क्या है। सबसे पहले पहला समेशन लेंगे जो आपका ये दिख रहा है, समेशन एक्स। ए मतलब इंडिविजुअल जो ग्रुप्स है उनमें जितने भी सोर्स के हैं उनका एडिशन करके हमें रखना है, सम करके रखना है। और उसके ऊपर फिर एक और समेशन है। तो मतलब अब सारे ग्रुप्स के जो सम आए हैं उनको भी आप जोड़ दो, तो वो हो जाता है आपका ग्रैंड सम। ठीक, ग्रैंड सम की वैल्यू कितनी आ रही है आप सभी लोग बताना चाहोगे? 96। अच्छा, ठीक ठीक है। पेंसिल रबड़ लीजिए, पेंसिल। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अब आपको क्या करना है करेक्शन फैक्टर के लिए, बेसिकली ग्रैंड सम का स्क्वायर करना है। तो अब क्या करो, 96 का स्क्वायर करो, 96 का स्क्वायर करो आप सभी लोग। 9216। ठीक है, सभी बच्चे अपने स्टेप्स जो आपने कॉपी में लिखे उसको ध्यान में रखिए। करेक्शन फैक्टर के लिए आप क्या करते हैं, ग्रैंड सम निकाला हमने, यहाँ 96 आया, 96 का क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 96 इंटू 96 जो भी वैल्यू आपकी आई है वो लिख दोगे आप। और यहाँ पर जो n है, कैपिटल N है। कैपिटल N क्या है, ओवरऑल सैंपल साइज है, टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर होना ऑफ, चाहिए। टोटल मतलब ये मैम टोटल सैंपल साइज है। हाँ हाँ, आलो बताओ। मैम टोटल मैम 93 आ रहे हैं मैम, ना कि 96 आ रहे हैं 96 आ 96 रहे आ रहा बेटा, है। मैम। आप चेक करो आलो, 96 आ रही वैल्यू। ठीक है, ठीक। अब कैपिटल की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? मैम 12 आ रही है। 4 आ 12 आएगी मैम। 12 आ रहे हैं मैम, 12। कैपिटल एन समझ गए ना आप लोग, मतलब हर ग्रुप में, जैसे ग्रुप ए में कितने लोगों के स्कोर्स है, स्कोर्स को प्लस नहीं करना है, कितने लोग हैं उसमें। तो जैसे 4 बच्चे हैं आपके समूह आ में, समूह ब में भी 4 बच्चे हैं और समूह स में भी 4 बच्चे हैं। तो यानी टोटल सैंपल साइज आपका कितना हो गया, समूह आ का सैंपल साइज आपका है 4, समूह ब का सैंपल साइज है 4, समूह स का सैंपल साइज है 4। ओवरऑल सैंपल साइज क्या है, 4 + 4 + 4 यानी 12। समझ में आया यहाँ तक, क्लियर है? एन आपका ओवर सैंपल साइज, टोटल सैंपल साइज है। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने ग्रैंड सम स्क्वायर सॉरी करेक्शन फैक्टर की वैल्यू अब आपके पास आ गई होगी मेरे ख्याल से। क्या ये वैल्यू चेक कर लेते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। 768 आई है मैम। ठीक है, ठीक है, सबकी आई है। लक्ष्मी, अभी तक लक्ष्मी ने 1-2 बार आंसर दिए, बाकी बच्चे तभी मैं आपको 768। यस मैम। आंसर चेक करो, 68 आ रहा है। मैम 68, 768। हाँ ठीक है, ठीक है, तबीयत नहीं सही है क्या आस्था? मैम सही है। ठीक है, खाते पीते रहो भाई तुम लोग, कितनी आवाज धीमी लग रही है, फर्स्ट पीरियड है ये तो, और घर पे बैठे हो तब ये हाल है। खाते पीते रहो साथ में, ठीक है? मैम तो 768 कितना? 768 ठीक है, बिल्कुल सही। तो यानी यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि एनोवा अगर होगा तो हम कैसे करेंगे। तो करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट कर लिया, ठीक। अब नेक्स्ट हम ये क्या कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा ये लेंथी है लेकिन अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छा है ये, और समझ में आएगा, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए, H0 देख लिया और करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग आते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स के पास। अब सम ऑफ स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं, एक मिनट दिखा रही हूँ। टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स को बोलते हैं कुल वर्ग योग, SST। टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स बराबर होता है आपका कुल वर्ग योग, तो हिंदी में, इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, अब कैलकुलेट कैसे होती है इसको यहाँ से देखो आप लोग। टोटल सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन x1 का स्क्वायर प्लस समेशन x2 का स्क्वायर, यानी जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं आपके, उसमें जो स्कोर्स हैं उनका पहले स्क्वायर करोगे, फिर उनको सम करोगे, फिर उनका समेशन लोगे।
ठीक है। और जो भी वैल्यू आएगी इसमें से हम करेक्शन फैक्टर को, यहाँ पर ब्रैकेट लगाना चाहिए था मुझे, माइनस कर दोगे उसमें से करेक्शन फैक्टर। ठीक है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे ये एक एक करके देखो। अगर आप लोग के पास, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, आप लोग इस तरह से देखो, आप सभी लोगों ने देखो स्टार्टिंग में ऐसे किया हुआ है ना, x1 लिखा था, ठीक है, x2 लिखा था और x3 लिखा था। ऐसे ही सबने किया है ना कॉपी में, ठीक है। यस ठीक है, मैम। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको, जैसे अगर आप लोगों के पास जगह हो कॉपी में तो आप लोग क्या करो, सिंपली इसी में ऐसे एक लाइन खींचो और यहाँ पर लिखो अब आप लोग अपना माइक्रोफोन म्यूट कर दो क्योंकि डिस्टर्बेंस हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है। x1 स्क्वायर, अगर जगह है आपके पास आप लोग आगे फर्दर भी बढ़ा सकते हो, लेकिन यही करोगे तो ज्यादा सही रहेगा। x1 लिखा है आपका, ठीक। अब हम क्या करेंगे, x1 स्क्वायर, तो आपने जहां भी x1 लिखा था इस तरीके से उसी के करस्पॉन्डिंग x1 स्क्वायर लिख दो, उसी के करस्पॉन्डिंग x2 का स्क्वायर लिख दो और इसी के करस्पॉन्डिंग आप लिख दो x3 का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, सबने कॉपी में यहां तक कर लिया, ठीक है। अब मैंने ये क्यों कहा, इसके लिए इसका आंसर ये है, ऐसा बनाने के लिए क्यों बोला है आपसे, इसलिए बोला है क्योंकि जो हमें फर्दर अभी अब वैल्यू कैलकुलेट करनी है एसएसटी की, उसमें आप लोग देखो, उसमें समेशन x1 स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, यानी पहले हमें क्या करना है, जो x1 है, यानी x1 यानी कि आपकी समूह अ में जितने भी स्कोर्स है पहले उनको स्क्वायर करना है और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, उसका समेशन लेना है। समेशन मतलब उनको ऐड ऑन करना है, उनको प्लस करना है, ठीक है। तो आप सभी लोग अभी क्या करो, जैसे समूह आ के जो स्कोर्स है उन्हें हमें x1 से रिप्रेजेंट किया है तो उसके करस्पॉन्डिंग x1 स्क्वायर मैंने लिखवा दिया। अब आप क्या करो, सभी का स्क्वायर निकालो, इसको इस तरह से समझो, भी दिखाते हैं हम। हाँ, इसे हल्का सा आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ नहीं दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं। जैसे आप लोगों ने स्कोर्स बनाए हुए हैं ना, जैसे अब क्या करो, 5 का स्क्वायर लिखो, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, 11 का 121, 6 का 36। तो ये x1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है, समझ में आ रहा है? यस मैम। सभी ठीक है। इसी तरह तीनों ही समूह के स्कोर्स का आप क्या करो, स्क्वायर निकाल लो, पहले स्क्वायर निकालो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। निकल गया मैं, निकल गया। अब देखो हमें क्या करना है, आप लोग ये देख सकते हो, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स या फुल वर्ग आयो, सॉरी, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स निकालना है, मैं जिसको भी हिंदी में भी बता रही हूँ मैं। आप लोग देख लो कि फॉर्मूला में क्या है, समेशन x1 स्क्वायर करना है, समेशन x2 स्क्वायर करना है, समेशन xn स्क्वायर करना है, और इसका जो सम, इनका भी जो योग आएगा उसमें से करेक्शन फैक्टर को माइनस करना है, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि x1 स्क्वायर को आप प्लस कर दो, इसको इस तरह से समझो। जैसे आप लोगों ने क्या किया होगा, x1 282। अच्छा ठीक है, जैसे मैं एक बार बता दूं, x1 स्क्वायर में आपने वैल्यू लिखी है ना, मैं ऐसी हाइपोथेटिकल डेटा लिख दे रही हूँ यहाँ पर, 25, 36, ठीक है, 49 आया होगा, जैसे मान लो 3 आया, तो समेशन x1 स्क्वायर का मतलब क्या है कि अब आपको क्या करना है, इन सभी को ऐड ऑन करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो इन सभी को आप लोग ऐड ऑन करो, बताओ कितनी वैल्यू आ रही है तीनों ही स्कोर्स के लिए, समेशन x1 स्क्वायर, समेशन x2 स्क्वायर
और समेशन x3 स्क्वायर। समेशन x1 स्क्वायर की वैल्यू है 282, ठीक है। समेशन x2 स्क्वायर की वैल्यू है 130 और समेशन x3 की वैल्यू है x3 स्क्वायर की वैल्यू है 524। ठीक है, सबकी वैल्यूज आ रही है, आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो, जो मैंने स्लाइड अभी आपके सामने में शो करी है उसमें वैल्यूज देख रखी। एक मिनट, आप सभी लोग यहाँ ध्यान से देख लो। आप सभी लोग देख सकते हो कि समेशन x1 स्क्वायर की वैल्यू 282 आई है, x2 स्क्वायर की वैल्यू 130 आई है और x3 स्क्वायर की वैल्यू 524 आई है। ठीक है, अब SST निकालने का फॉर्मूला क्या है? SST निकालने का फॉर्मूला आप लोग इससे ध्यान ना दो, इसको ना फिर कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा। एक मिनट, जो हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, आप क्या करो, अब सभी को प्लस करो, जितने भी समेशन x1 स्क्वायर है, जो भी आपकी वैल्यू आई है, कितनी वैल्यू आई है, हाँ आपकी जो वैल्यू आई है 282। मैम एक कंफ्यूजन हो गई। हाँ नेहा बताओ। मैम जैसे कि आपने बताया था स्क्वायर करना है, तो जैसे 5 था, 10 था, 11 था और 6 था x1 में। हाँ हाँ तो मैम जैसे 5 का स्क्वायर कर दिया तो 25 आया, ठीक है 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा। ठीक है। तो मैम ये पूरा जोड़ना पड़ेगा ना? हाँ, यानी x1 की करस्पॉन्डिंग जो अपने की स्क्वायर्स निकालें, जैसे 25, 100, 121 और भी बाकी, तो अब क्या करोगे, अब इन सबको ऐड करोगे तो वो आपकी वैल्यू आएगी समेशन x1 स्क्वायर की। ठीक है, आगे से यस मैम, यस मैम, आ गई समझ तो में। अब आप लोग SST कैलकुलेट करो। SST में हम क्या करते हैं, जितने भी आपके समेशन x स्क्वायर आए, यानी समेशन x1 स्क्वायर प्लस समेशन x2 स्क्वायर प्लस समेशन x3 स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर, तो आप क्या करो, x1 स्क्वायर का जो समेशन है उसको, यानी 282 प्लस 130 प्लस 524 माइनस क्या करोगे, करेक्शन फैक्टर की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 768, तो इतना करोगे। अब बताओ कितनी वैल्यू आ रही है SST की? 168 मैम, 168। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही, तो आपकी कितनी आ गई, 168 आ गई। ठीक है, तो ये SST यानी टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स की वैल्यू 168 आई। मुझे लगता है कि क्लास अब यहाँ पर हम लोग को बाइंड अप कर देनी चाहिए। ठीक है, इसकी अब हम लोग क्या करते हैं, कल क्लास में फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे और फिर इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आज जितना पढ़ाया गया एनोवा को, जितना भी स्टार्टिंग से पढ़ाया गया, आप सभी लोग एक बार उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेना। थोड़ा सा अभी बहुत से बच्चों को थोड़ा सा वो लग रहा होगा डिफिकल्ट, लेकिन एक बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे भी हम लोग फिर सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन, विद इन और कैसे करते हैं कैलकुलेशन, वो पूरा देखेंगे। अभी तक मैंने जो इतने स्टेप्स समझाए उसको एक बार आप लोग रिकॉल कर लेना, उसके एजम्पशंस को पढ़ लेना, कहीं कोई दिक्कत है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में यही बाइंड अप करें। यस मैम। थैंक यू मैम। थोड़ा धीरे चलेंगे, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस जरूर करना। चलो, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू क्लास, थैंक यू।